हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक टॉपिक है कंसोलिडेटेड अकाउंट ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी, वो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज इससे बारे में हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कंसोलिडेटेड अकाउंट ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी का मतलब ये होगा कि इन दोनों कंपनियों के हमें क्या बनाने हैं, कंबाइंड अकाउंट्स बनाने हैं, कंसोलिडेटेड अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें हम तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के क्या बनाने हैं, हमें एकीकृत खाते बनाने हैं। ठीक है, होल्डिंग कंपनी को हिंदी में कहते हैं सूत्रधारी कंपनी और सब्सिडीज कंपनी को बोलते हैं सहायक कंपनी। ठीक है, तो देखिए कंसोलिडेटेड अकाउंट कैसे बनते हैं वो समझने से पहले हम होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी की डेफिनेशन या ये क्या होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं होल्डिंग कंपनी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सूत्रधारी कंपनी। तो देखिए, होल्डिंग कंपनी की जो डेफिनेशन है वो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 246 में दी गई है। तो उसके अकॉर्डिंग होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है, होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी विच ऑफ सच कंपनीज आर सब्सिडी कंपनी। मतलब होल्डिंग कंपनी वो होगी जिसकी कुछ क्या होगी, सब्सिडीज कंपनी होगी। मतलब सूत्रधारी कंपनी वो कंपनी होगी जिसकी कुछ सहायक कंपनी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो डेफिनेशन दी गई है कि होल्डिंग कंपनी वाकई में वही होगी जिसकी कोई ना कोई सहायक कंपनी होगी, नहीं तो वो होल्डिंग कंपनी कहलाएगी कैसे। ठीक है, तो उसकी कोई ना कोई सहायक कंपनी होगी तो वो ही कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम सब्सिडी कंपनी। तो देखिए, सब्सिडी कंपनी क्या होता है उसकी भी डेफिनेशन दी गई है कंपनीज एक्ट के अंदर। तो देखिए, सब्सिडी कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, ठीक है, सब्सिडी कंपनी वो होगी जिसके अंदर होल्डिंग कंपनी क्या करेगी, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मतलब उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो कंपोजिशन होगा उसको कौन कंट्रोल करेगा, होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करेगी, तो वो कंपनी सब्सिडी कंपनी कहलाएगी। ठीक है, अगर हिंदी में ये कहे हम तो संचालन मंडल का जो गठन होता है उसको कौन नियंत्रित करेगा, सूत्रधारी कंपनी नियंत्रित करेगी, तो वो कंपनी क्या कहलाएगी, सहायक कंपनी कहलाएगी। ठीक है, मतलब कुल मिला के जो सब्सिडी कंपनी होगी वो होगी जिसके अंदर कोई होल्डिंग कंपनी क्या करेगी, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल करेगी। ठीक है, सेकेंड बात अगर हम करें तो सेकेंड कहेंगे एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। और जिसके 1/2 से भी ज़्यादा क्या हो, शेयर कैपिटल किसके पास हो, होल्डिंग कंपनी के पास हो, वो कंपनी क्या कहलाएगी, सब्सिडी कंपनी कहलाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि भाई सब्सिडी कंपनी वो होती है जिसके अंदर कोई होल्डिंग कंपनी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को क्या करती है, कंट्रोल करती है, और उसके आधे से ज़्यादा जो शेयर कैपिटल है वो अपने कंट्रोल में रखती है। ठीक है, तो ये वो होती है सब्सिडी कंपनी। जैसे एक होल्डिंग कंपनी होती है, एक होल्डिंग कंपनी की बहुत सारी सब्सिडी या एक से ज़्यादा सब्सिडी कंपनीज हो सकती हैं जिसके अंदर वो क्या करती हैं, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल करती है और उसके आधे से ज़्यादा शेयर कैपिटल के पार्ट को अपने कंट्रोल में रखती है। ठीक है, तो ये है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी की बात। अब हम बात करते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, मतलब ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि दोनों के साथ में बनाए गए हो। ठीक है, दोनों के मतलब किसी भी ग्रुप के या किसी भी कंपनीज के मिला करके हमने कंसोलिडेटेड अकाउंट बनाने हैं तो वो हमें वो कहलाएंगे कंसोलिडेटेड, जिसे हम कंबाइंड भी कह सकते हैं। ठीक है, अपन जनरल लैंग्वेज में कह सकते हैं कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें लिटरली तो क्या होती है, consolidated financial statement are the financial statement of the group in which the assets, liabilities, equities, income, expenses and cash flow of the parent company and its subsidiaries company are presented as those of the single economic entity। ठीक है, entity। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो फाइनेंशियल अकाउंट हम बनाने वाले कंसोलिडेटेड, उसमें क्या होगा कि किसी भी ग्रुप की या कोई भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका साथ में हम मिला करके बनाएंगे, तो उनके असेट्स, लाइबिलिटीज़, इक्विटीज़, इनकम, एक्सपेंसेस सबको हम क्या करेंगे, जोड़ करके लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पेरेंट कंपनी का मतलब क्या होगा, होल्डिंग कंपनी। ठीक है, तो उनको एक सिंगल एंटाइटी के रूप में हम क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, मतलब दोनों के साथ में जोड़ करके एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर हम शो करने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको कहूँ कि दो कंपनी का साथ में जोड़ के बनाना है तो दोनों की जो अमाउंट रहेगी एक्सपेंसेस की, इनकम की, असेट्स की, लाइबिलिटीज़ की, वो हमें ऐड करके जोड़ करके लिखनी है। ठीक है, तो ये मैटर है इसमें, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो होता है। अब देखिए बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कि इसके ऊपर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
फॉलो होता है, ठीक है, कौन सा एप्लीकेबल होता है। तो देखिए ये कंसोलिडेटेड अकाउंट जो है होल्डिंग और सब्सिडी कंपनीज के, इसके लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था वो था 21, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 शुड बी अप्लाइड इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ इट्स नो एज अ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103। तो मतलब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 है, पहले उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के नाम से जाना जाता था। और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 किसके लिए अप्लाई होता था? प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अभी उसको किस नाम से जाना जाता है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103। आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंजेस हुआ है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कंपनीज एक्ट के हिसाब से, तो अभी जो इसका नया नाम रखा गया है, जो नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कौन सा है? 103 है, ठीक है। देखते हैं अब आगे। तो देखिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली हम इसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ P&L भी कह सकते हैं, तो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेजरली हम दो ही बनाने वाले हैं, एक तो बनाने वाले हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और दूसरा हम बनाने वाले हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ इनकम, ठीक है, या इनकम स्टेटमेंट कह सकते हैं, जिसे हम P&L भी कहते हैं जनरल लैंग्वेज में। तो ये दो चीज़ें हमें कंसोलिडेटेड करके बनानी है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के बारे में सोचते हैं, तो हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, ठीक है। देखिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रेजेंट द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडीज कंपनी ऑन द सिंगल डॉक्यूमेंट, ठीक है, विथ नो डिस्टिंक्शन ऑन विच आइटम बिलोंग टू विच कंपनी। अब इसमें देखिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या होता है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एक ऐसी बैलेंस शीट होगी जिसमें होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी की जो बैलेंस शीट होगी, जो असेट्स होंगी, जो लायबिलिटीज़ होगी, उन दोनों को मिला करके एक सिंगल डॉक्यूमेंट में तैयार किया जाएगा। मतलब कुल मिला के ये बात होगी कि आपकी दो कंपनियों की अलग अलग बैलेंस शीट को क्या करके जोड़ करके दोनों को कंबाइन कर करके शो किया जाएगा, ठीक है। तो वही बात है, दोनों को जोड़ करके बनाना है आपको, जिसमें उनके लायबिलिटीज़ और असेट्स को क्या करना है? आपस में जोड़ना है। अब देखिए आगे करते हैं। सब्सिडीज कंपनी आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेकिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब देखिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के दृष्टिकोण से सब्सिडीज कंपनी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब दो पार्ट में कौन कौन से? देखिए पहला पार्ट तो क्या डिवाइड किया है? हुली ओन सब्सिडी कंपनी, मतलब फुली जो पूरे की पूरी किसके नियंत्रण में हो? होल्डिंग कंपनी के कंट्रोल में हो, वो वाली सब्सिडी कंपनी। और एक होगी पार्टली ओन सब्सिडी कंपनी, जिसमें कुछ पार्ट क्या होगा? होल्डिंग कंपनी के पास में होगा, ठीक है। तो पहले हम हुली ओन सब्सिडी कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें पूरा का पूरा सारे के सारे शेयर्स किसके पास होंगे? होल्डिंग कंपनी के पास में होंगे, ठीक है। ये सब्सिडी कंपनी पूरी की पूरी होल्डिंग कंपनी के कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हमको बैलेंस शीट बनानी है, अगर कंडीशन ऐसी है क्वेश्चन में कि सब्सिडी कंपनी कैसी हो? हुली ओन सब्सिडी कंपनी हो, मतलब जिसके सारे के सारे शेयर किसके पास हो? होल्डिंग कंपनी के पास हो। तो ऐसी कंपनी की जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं हम, तो उसमें हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी होती है, ठीक है। अब देखिए वो क्या कौन कौन सी कैलकुलेशंस होती है? द फॉलोइंग कैलकुलेशन विल बी डन वेल द कंसोलिडेटिंग बैलेंस शीट ऑफ द सच कंपनीज। जब हम इन कंपनी की बैलेंस शीट को कंसोलिडेट करते हैं तो हमें कुछ कैलकुलेट करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें, तो वो कैलकुलेट क्या करनी पड़ती है देखते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ जो हमें कैलकुलेट करनी है वो करनी है हमें प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? अधिग्रहण से पूर्व और अधिग्रहण के पश्चात के लाभ, ठीक है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अब देखिए एक्विजिशन क्या होगा? एक्विजिशन किसका होगा? एक्विजिशन होगा शेयर का, मतलब एक होल्डिंग कंपनी किसी सब्सिडी कंपनी में शेयर खरीदने जाएगी या शेयर खरीदेगी, वो आपके क्या कहलाएगा? एक्विजिशन कहलाएगा, ठीक है। जो भी शेयर लेगी उसके वो एक्विजिशन कहलाएगा। तो अब देखिए जब वो शेयर खरीदेगी या जिस ऑन द डेट जब वो शेयर खरीदेगी, तो उससे पहले वाले जो प्रॉफिट होंगे वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कहलाएंगे, और शेयर खरीदने के बाद वाले जो प्रॉफिट होंगे वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहलाएंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोजिवली 1 अप्रैल को हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग हो रहा है और किसी कंपनी ने 1 जुलाई को शेयर एक्वायर किए हैं, ठीक है, किसी सब्सिडी कंपनी के, और यहाँ पे हमारा 31 मार्च को क्या हो रहा है? ईयर ख़त्म हो रहा है। अब देखिए होगा क्या? अब देखिए अप्रैल से 1 जुलाई तक के जो टाइम पीरियड के प्रॉफिट रहेंगे वो किसके कहलाएंगे? प्री एक्विजिशन, ठीक है। और 1 जुलाई के बाद के जो प्रॉफिट होंगे 31 मार्च तक के, वो क्या कहलाएंगे? हमारे पोस्ट एक्विजिशन, ठीक है।
तो ये प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। अब एक्विजिशन क्या करना है, शेयर का एक्विजिशन होगा भाई, ठीक है। अब देखिए हमें कैसे कैलकुलेट करना है, इसमें क्या क्या कंडीशन, क्या क्या सर्कमटेंसेस हो सकते हैं। तो देखिए पहला जो सर्कमटेंस रहेगा या पहली कंडीशन हम कह सकते हैं कि अगर किसी होल्डिंग कंपनी ने, देखिए इफ़ द होल्डिंग कंपनी हैज़ एक्वायर्ड द शेयर ऑफ सब्सिडी कंपनी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, देन द होल प्रॉफिट फॉर द ईयर then whole profit for that financial year is considered as the post acquisition profit। अब देखिए इसका फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन ये कह रहा है कि अगर कोई होल्डिंग कंपनी किसी सब्सिडी कंपनी के शेयर अपने फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में ही खरीद ले, जैसे 1 अप्रैल को ही क्या खरीद ले, वो अपने शेयर खरीद ले, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि अब जैसे इसी दिन को खरीद लिए तो अब ये पूरा का पूरा प्रॉफिट आपके क्या कहलाएगा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है कि अगर किसी होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडी कंपनी के शेयर को ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर खरीद लिया है, ठीक है, तो पूरे साल के जो प्रॉफिट होंगे उसे हमें क्या कंसीडर करना है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कंसीडर करना है, ठीक है। उसे हमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट मानना है, मानना क्या, वो तो होना ही है। देखिए पहले दिन ही अगर खरीद लेगी तो पूरे साल के प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ही कहलाएंगे, ठीक है। अब बात नंबर सेकंड करते हैं। बात नंबर सेकंड देखो क्या बोल रहे हैं कि इफ़ द होल्डिंग कंपनी हैज़ एक्वायर्ड द शेयर ऑफ सब्सिडी कंपनी ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, देन द होल प्रॉफिट कंसिडर्ड एज अ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। अब देखो अब ये कंडीशन उसकी जस्ट ऑपोजिट कैसे कि पहले क्या किया था, ईयर की फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में खरीदे थे तो पूरे के पूरे ईयर के प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन हो गए थे, ठीक है। अब क्या होगा कि एट द एंडिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब लास्ट डे, एट द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे होगा, जैसे 31 मार्च को खरीदे, तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट हमारे क्या हो जाएंगे, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो जाएंगे, ठीक है। तो जब भी कभी फर्स्ट डे या लास्ट डे को खरीदा जाए तो फर्स्ट डे को खरीदा है तो मतलब सारे के सारे प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन, और लास्ट डे को खरीदा है फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डेट को तो फिर पूरे के पूरे ईयर के प्रॉफिट आपके क्या हो जाएंगे, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो जाएंगे, ठीक है। ये कंडीशन तो हमें समझ में आती है। अब देखिए अब एक कंडीशन बीच की होगी, बीच की कंडीशन जैसे कि एक कंडीशन देखिए ये क्या है, कंडीशन या सर्कमटेंस नंबर थर्ड, ये क्या कहता है कि इफ़ द होल्डिंग कंपनी हैज़ एक्वायर्ड द शेयर ऑन द एनी इंटरवेनिंग डेट और डे ऑफ द ईयर, ठीक है। अब देखो ये कंडीशन कैसी होगी कि अब कोई होल्डिंग कंपनी किसी सब्सिडी कंपनी में ईयर के बीच में, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, 1 अप्रैल को ईयर स्टार्टिंग होता है और 1 जुलाई को उसने एक्विजिशन किया है शेयर का और हमारा 31 मार्च को ईयर एंड होता है, ठीक है। तो अब देखिए अब ये क्या होता है कि किसी होल्डिंग कंपनी ने किसी सब्सिडी कंपनी के जो शेयर्स है वो 1 जुलाई को परचेज़ किए, मतलब मिड ऑफ में किए, ठीक है। तो अब ये कंडीशन ऐसी होगी कि ये ना स्टार्टिंग में है ना एंडिंग में है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो प्रॉफिट होंगे ना उसे हमें बांटना पड़ेगा 2 कैटेगरी में, ठीक है। एक तो प्री में बांटना पड़ेगा और एक किस में बांटना पड़ेगा, पोस्ट में बांटना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा कि हम प्री और पोस्ट में कैसे इसको डिवाइड करें, क्योंकि देखिए हम तो क्या करने वाले हैं, ईयर की एंडिंग में P&L बनाने वाले हैं और हमें पूरा प्रॉफिट ईयर की एंडिंग में पूरा साथ में मिलेगा पूरे ईयर का। अब उस प्रॉफिट में से हमें डिवाइड करना है कि प्री कितना है और पोस्ट कितना है, ठीक है। तो देखिए उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा, हमें टाइम रेशियो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम रेशियो कैसे फॉलो करेंगे कि 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक का कितना टाइम पीरियड है, कितने महीने हैं, और 1 जुलाई के बाद में 31 मई तक कितने महीने हैं। जैसे 1 अप्रैल से अगर 1 जुलाई की बात करूँ तो कितने महीने हो रहे हैं, 3 महीने, और इसके बाद में 9 महीने। तो हमें इस पूरे प्रॉफिट को 3:9 में डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब टाइम रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी पढ़ते हैं आगे इसके बारे में। अब देखिए अगर कोई होल्डिंग कंपनी किसी सब्सिडी कंपनी के जो शेयर है वो किसी भी इंटरवेनिंग डेट या डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर को करती है, मतलब बीच में किसी भी साल के बीच में किसी भी डेट को या किसी भी दिन को अगर वो एक्वायर करती है, तो देखिए देन द प्रॉफिट फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर विल बी डिवाइडेड इनटू द टाइम रेशियो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक है। तो मतलब यही बात हुई कि उस फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट होगा उसे 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेशियो, ठीक है। टाइम रेशियो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि 1 अप्रैल 2020 को ईयर की हमारी स्टार्टिंग होती है और एंडिंग होती है 31 मार्च 2021 को। अब देखिए किसी कंपनी ने, किसी होल्डिंग कंपनी ने किसी सब्सिडी कंपनी के जो शेयर है वो 1 जुलाई 2020 को क्या किए, एक्वायर किए,
ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, आपको है ना इस पूरे ईयर का जो प्रॉफिट है उसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेशियो। टाइम रेशियो कैसे निकालेंगे, 1 अप्रैल से लगा करके 1 जुलाई तक का टाइम रेशियो, ठीक है, फिर 1 जुलाई से 31 मार्च तक का टाइम रेशियो। तो टाइम रेशियो देखिए अगर टाइम निकाले तो 3 महीने तो ये हो रहा है, 9 महीने ये हो रहा है, तो अगर हम इसका टाइम रेशियो निकाले तो 3:9 आने वाला है, ठीक है। और 3:9 में इस प्रॉफिट को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो ये आपका प्री और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकालने का तरीका है। 3 तरीके मतलब 3 कंडीशंस इसमें आपको ध्यान में रखनी है। या तो फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में खरीद लिया तो पूरा प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन, और फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डे को खरीदा तो पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है ईयर का वो आपके प्री एक्विजिशन, और अगर साल के बीच में खरीदा तो फिर आपको टाइम रेशियो फॉलो करना है, ठीक है। तो ये है आपका प्री और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ये फर्स्ट नंबर कैलकुलेशन आपको करनी है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने से पहले। अब बात करते हैं सेकेंड में क्या बोला है, सेकेंड में बोल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ सब्सिडी कंपनी। अब देखिए सेकेंड कैलकुलेशन आपसे क्या कही है, कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ, आपको नेटवर्थ कैलकुलेट करनी है किसकी, सब्सिडी कंपनी की, ठीक है। और वो कैसे कैलकुलेट होगी, उसके लिए देखो आपको एक ये सिंपल सा एक तरीका है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए तरीका क्या है, तरीका आपको एज इट इज़ फॉलो करना है। देखो सबसे पहले आपको लेनी है पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडी कंपनी, ठीक है। सब्सिडी कंपनी की जो भी पेड अप शेयर कैपिटल आपको बैलेंस शीट में दिखे वो आपको यहाँ पे लिखनी है, उसके अंदर ऐड करना है। अब कुछ चीज़ें इसमें से कुछ ही चीज़ें होगी हमारे क्वेश्चन में, सारी तो होने से रही, तो इनमें से ये वाली जो चीज़ें हैं वो ऐड होगी। अब देखिए ऐड होने वाली चीज़ें कौन कौन सी है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस जो होगा अगर आपको दे रखा है क्वेश्चन में या बैलेंस शीट में तो उसे ऐड करना है, ठीक है। सेकेंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिवेन्यू रिजर्व, आपके जो रिवेन्यू रिजर्व होते हैं आयगत संचय, उसका कोई ओपनिंग बैलेंस है तो उसे ऐड करना है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, और वो भी कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, उसको हमें ऐड करना है। फिर सेकेंड बात करते हैं प्री एक्विजिशन ट्रेडिंग प्रॉफिट, जो भी हमने प्री और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकाले हैं ना, उसमें से जो प्री वाला पार्ट है वो हमें यहाँ पे ऐड करना है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक है। फिर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, अगर आपके असेट्स के या लायबिलिटीज़ के रिवैल्यूएशन पे आपको कोई प्रॉफिट होता है तो वो भी आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे एक टोटल आने वाली है, अब उसमें से हमें कुछ चीज़ें क्या करनी है, लेस करनी है, ठीक है। अब क्या लेस करना है, देखिए लेस में भी आपको ध्यान रखना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट बैलेंस, अगर आपके स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस कैसा चल रहा हो, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस बता रहा हो आपके, ठीक है, तो उसको आपको लेस करना है। बैलेंस ऑफ फिक्टिशियस असेट्स एंड अदर नॉन करंट असेट्स, अगर कोई फिक्टिशियस असेट्स का बैलेंस आपके पास चल रहा है, अब फिक्टिशियस असेट्स तो आप जानते ही होंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, अंडरराइटिंग कमीशन, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमारे क्या आ जाती है, फिक्टिशियस असेट्स में आ जाती है। तो ये चीज़ें अगर आपको कहीं पे दिखती है बैलेंस शीट में तो उसके बैलेंस को हमें लेस करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं प्री एक्विजिशन ट्रेडिंग लॉस, अगर आपको प्री एक्विजिशन प्रॉफिट की जगह पे लॉस हो रहा हो तो लेस लेना है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, आपके रिवैल्यूएशन असेट्स के या लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन पे आपको लॉस होता है तो वो आपको लेस करना है, ठीक है। तो ये सारी लेस वाली चीज़ें थी, अगर कोई भी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दिखे या क्वेश्चन में कोई कंडीशन हो तो वो हमें यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करनी है। इसके बाद में हमारे पास क्या आ जाएगी, नेटवर्थ आ जाएगी सब्सिडी कंपनी की, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या है, तो देखिए थर्ड कैलकुलेशन हमें करनी है, फर्स्ट तो हो गई हमारे प्री और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट की, फिर नेक्स्ट सेकेंड नंबर कैलकुलेशन हुई है नेटवर्थ ऑफ सब्सिडी कंपनी। अब देखिए थर्ड कैलकुलेशन की बात करते हैं, थर्ड कैलकुलेशन है गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ भी आ सकती है, जब हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो उस समय हमें या तो गुडविल मिलेगी या कैपिटल रिजर्व मिलेगा, और वो कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, देखिए गुडविल हमें कब मिल सकती है, गुडविल मिल सकती है जब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस नेटवर्थ, मतलब जब हमारे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। जो होल्डिंग कंपनी होगी उसने जो सब्सिडी कंपनी के शेयर एक्वायर किए हैं, जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो उस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट अगर सब्सिडी कंपनी के नेटवर्थ की वैल्यू से क्या हो, ज़्यादा हो, तो आपकी क्या आ सकती है, गुडविल, ठीक है। फिर बात करते हैं कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व कब आएगा, जब आपके नेटवर्थ की वैल्यू ज़्यादा हो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। जब आपके नेटवर्थ ज़्यादा हो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से तब आपके क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व,
ठीक है। अब देखिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडी कंपनी बाय द होल्डिंग कंपनी। मतलब जो होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडी कंपनी में जो शेयर्स लेगी, जो शेयर्स एक्वायर करेगी, तो वो जो एक्विजिशन की कॉस्ट होगी वही तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी के शेयर परचेज करेगी तो एक तरीके से होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ही तो कर रही है, ठीक है। तो वही क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर नेटवर्थ से ज़्यादा हो तो गुडविल, और अगर नेटवर्थ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो तो कैपिटल रिजर्व। ये कंडीशन हमें आ सकती है क्वेश्चन में, और जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो कैसे आएगी ये कंडीशन हम इसे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन, नेक्स्ट और लास्ट कैलकुलेशन, ठीक है। 4th नंबर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में हम रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हम प्रॉफिट भी लिखेंगे, तो प्रॉफिट जो लिखेंगे वो हमें कैसे लिखने हैं, कंसोलिडेटेड लिखने हैं। तो वो किस तरीके से लिखना है, देखिए हमें लेना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का जो P&L का बैलेंस है ओपनिंग वो लेना है, ठीक है। क्या लेना है, होल्डिंग कंपनी का P&L का बैलेंस लेना है ओपनिंग वाला, ठीक है। वो हमने यहाँ पे ले लिया। उसके अंदर हमें ऐड करनी है दो चीज़ें। पहला तो ऐड करना है प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का जो प्रॉफिट है पूरे ईयर का वो ऐड करना है, ठीक है। और सेकंड चीज़ हमें ऐड करनी है शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी कंपनी। और सब्सिडी कंपनी का जो पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट में शेयर है, मतलब होल्डिंग कंपनी क्या करेगी, सब्सिडी कंपनी के पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट में क्या लेगी, शेयर लेगी, तो वो शेयर हमें यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। ये हम जब कैलकुलेशंस करेंगे ना प्रैक्टिकली तो हमें ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बेटर समझ में आएगी, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, होल्डिंग कंपनी का P&L का ओपनिंग बैलेंस लेना है, उसमें जो प्रॉफिट है करंट ईयर का होल्डिंग कंपनी का वो ऐड करना है, और दूसरी उसका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में जो शेयर है सब्सिडी कंपनी के अंदर वो भी हमें ऐड करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में फुली ओन सब्सिडी कंपनी की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, ठीक है। 4 कैलकुलेशन करने के बाद में हम बैलेंस शीट बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे नॉर्मली हम बनाते हैं, जिसका कंपनी एक्ट में जो फॉर्मेट दे रखा है 2013 के अंदर उसके अकॉर्डिंग ही हम बनाएंगे इस बैलेंस शीट को। बस हमें कंसोलिडेटेड करके लिखनी है सारी चीज़ें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं असेट्स की वैल्यू, तो असेट्स को आपको जोड़ करके लिखना है, ठीक है, दोनों कंपनीज की, होल्डिंग की और सब्सिडी। इसके बाद में जैसे हम बहुत सारी चीज़ें जो भी अंदर लिख रहे हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स वगैरह, ट्रेड पेबल वगैरह, ट्रेड बिल्स रिसीवेबल, उन सब के अमाउंट को जोड़ के लिखना है। बस कुछ एक जो कैलकुलेशंस हैं वो हमें देनी है, ये चारों कैलकुलेशन हमें देनी है जो अभी हमने पढ़ी है, ठीक है। अब बाकी जो इसके आगे का टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।